Okay, very big welcome back with a cool and I won't say frosty, but yes, it is a little cool. I mean, good morning, and with winter vacations coming closer and closer. But as I said, fingers crossed. So keep puzzling yourself a little bit as to whether the winter vacations are on or maybe sadly off. Let's start with a positive note. Let's hope that it is on, and therefore you can probably enjoy a long awaited vacation, isn't it? Not a small one. It would be what, around 9 days, I think, because 5 days and then 2 days here and then 2 days there. That makes it 9 days. But in the meanwhile, you have a small mini vacation from tomorrow also, I think. Yes, because tomorrow is 25th. 25th, yeah, tomorrow. 25th. सर So वैकेशन therefore, नहीं होती सर। सैटरडे संडे पिटजी होती है, 6 6 घंटे पढ़ना पड़ता है, स्कूल से पूरा होता है वो। आप वैकेशन कह रहे हो? so chalo, I mean, see, holidays are generally with respect to school only. No other things are counted. I mean. See, when we say holiday, does not mean that you stop, enjoying life or your life stops. It is just that there is something which goes on, and then there's a break. So that's holiday. What more can I say? ठीक है ना? Now a wonderful suggestion. I really like the suggestion, and that has come from. Should I say the name or not? Chalo, let me say the name because it's a good suggestion. अगर थोड़ा सा वैसे वाला सजेशन होता तो शायद मैं नाम को ब्लॉक कर देता. But very good suggestion has come is that क्लास के पहले आप रोज पासवर्ड भेजते हो, ठीक है ना? इससे अच्छा है कि एक छोटा सा क्वेश्चन भेज दो, है ना? Very good idea. So I think claps. I don't know whether I will be able to do it every day, but now that you have suggested it, definitely I will try to follow it. Okay. तो छोटे मोटे कोई क्वेश्चन दे दिया so that for 2-3 minutes you start thinking, and then in the meanwhile, है ना, एंट्री लेने में इसमें टाइम लग जाता है थोड़ा सा 5-6 मिनट, है ना? प्लस इनिशियल कभी कभी चिट चैट भी होता है जैसे अभी हो रहा है. तो इतने देर में अपना सबकॉन्शियस को थोड़ा सा, है ना, सोचने में यूज करो. सो गुड सजेशन. देहा में सेड कि कल तो आर्यभट्टा भी है. सी डिड आई से दैट लाइफ विल स्टॉप? नॉट एट ऑल. आई वाज ओनली सेइंग कि चलो ठीक है, एक रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक. सो दैट्स द हॉलीडे. हॉलीडे डज नॉट मीन वेल. ध्रुव सेज कि एक काम करो ना, फिर फॉर्मूला भेज दिया करो. फॉर्मूला में क्या है? फॉर्मूला तो ऑलरेडी सब बता ही दिया. फॉर्मूला कौन सा भी है? आर्यन सेज कि ये किसने सजेस्ट किया? देव हैज सजेस्टेड इट. देवव्रत तिवातिया. सो लाइक गुड सजेशन. ठीक है ना? तो अच्छा लगा सजेशन सुन के. इज दैट बोल रहे हैं कि 5 मिनट पहले कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल जिनका आंसर पासवर्ड हो. ओ बाप रे, अच्छा इस लेवल तक भी? चलो, इस बहाने रिवीजन भी हो जाएगा. वेल, सजेशन इज गुड, बट आई थॉट इट इन अ डिफरेंट वे स्लाइटली. मुझे लगा शायद इसलिए चाह रहे हो कि थोड़ा सा माइंड एक्टिवेटेड होना शुरू हो जाए. अब वही अगर पासवर्ड रखोगे तब तो बड़ा मुश्किल है. है या नहीं? चलो ठीक है, नॉट ए बैड आइडिया वैसे. अच्छा, मान लो अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ तो दैट मींस मैं पासवर्ड नहीं क्रैक कर पाऊं, लेट्स से, देन व्हाट्स द सॉल्यूशन? सो सजेशंस हैव प्रॉब्लम्स आल्सो अलोंग साइड, बट एनीवे, सजेशन अच्छा है. तो मैं देखता हूँ इसको कैसे मोल्ड करके वो कर सकते हैं हम लोग, है ना? चलो, गुड. एनीवे, विद दैट नोट, लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन. कल हम लोगों ने एक आध क्वेश्चन किए थे सॉलिड के, तो मैं ना एक आध क्वेश्चन और देना चाहता हूँ. ठीक है? एक्चुअली वो क्वेश्चन जब सॉल्व किया मैंने, तब मुझे मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन याद आ गया, तो मैं चलो कोई नहीं, ये भी दे देता हूँ. इस क्वेश्चन का होमवर्क ट्रीट करो, एंड दैट इज, सपोज आई से दैट देयर आर 3 rods, one like this, one like this, and the other also like this. So like 3 rods, out of which 2 of them are very symmetrical, 2A, 2Y and L. ये भी 2A, 2Y और L, और ये है A, Y और L. ठीक है ना? और यहाँ पे एक वो लगा दिया मैंने, कॉमन वो, और मैंने इसको F फोर्स से पुल किया. तो you to find out for each rod, you to find out the force delta L
और क्या, एनर्जी भी निकाल लो, चलो, एनर्जी एंड कापा ऑफ ईच रॉड। ठीक है, आई थिंक इट्स अ रीजनेबल क्वेश्चन टू आस्क, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना। आर्यन सेज कि ठीक है, जो पासवर्ड नहीं क्रैक कर पाएंगे उसको नो एंट्री। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ इज दैट, ऐसे में नॉटी थॉट्स इज दैट, कई बार तो शायद फिर पता होते हुए भी हम पासवर्ड गलत ही डालेंगे। अगर मान लो मन नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो विल जस्ट क्विकली गो इनटू द क्विल्ट एंड थिंक कि चलो आज तो पासवर्ड ही क्रैक हुआ। So that could be an excuse. So anyway, small question. Please solve it at home. Best you are already at home. Solve it at home means in your free time, and then we'll discuss next. ठीक है, बता देता हूँ मैं। यानी दो सिमेट्रिकल रॉड्स है 2a2yl, दिस इज ayl एंड दिस इज 2a2yl, और मैंने इसको F4 से खींचा, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इलोंगेशन हो जाएंगे, तो शायद ये यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, so that will be the elongation and then correspondingly rest of the things. Fine. चलो, that was the question. I mean, now let's move on to the next part of the discussion, and that is on fluids that we are just beginning. फ्लूइड डायनेमिक्स का हमने एक पार्ट किया जिसमें हमने फोर्स, वॉल्यूम फ्लो रेट, एनर्जी फ्लो रेट, इस तरीके से चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे probably the most fundamental law of fluid dynamics, and that is Bernoulli's principle or Bernoulli's theorem. ठीक है, so we're going to talk about Bernoulli's principle, Bernoulli's theorem. Now what is exactly Bernoulli's theorem? ठीक है ना, Bernoulli's theorem is like this, that let us say there is a system in which ठीक है, और एक पाइप है जो कि ऐसे करके यूं करके ऐसे करके आगे जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेक्शन को लेता हूँ एंड आई अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम टू दैट। तो क्या होगा, अब देखो यहाँ का सपोज प्रेशर है P1 स्टैटिक प्रेशर, और यहाँ का सपोज है P2। ड्यू टू P1, I mean it's a continuously flowing liquid, so like it is for a continuously flowing liquid, so we are analyzing that. यहाँ पे प्रेशर P1 है, वहां पे प्रेशर P2 है, ठीक है। यहाँ का एरिया है सपोज A1 है और यहाँ का एरिया A2 है, और मान लो ये हाइट H1 है और इसका हाइट सपोज है H2, ठीक है। देखो इस P1 के वजह से सपोज ये लिक्विड स्लाइटली डिस्प्लेस करता है बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, एंड दैट इज सपोज dx1, और वो लिक्विड भी डिस्प्लेस करेंगे, है ना। तो लेट्स से यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है वेरी स्मॉल अमाउंट, एंड दैट इज dx2, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, P1 A1 dx1 इस तरफ, और वहां पे क्या होगा माइनस P2 A2 dx2, हो गया। अच्छा, यही सेक्शन यहां से यहां तक जाएंगे तो उसमें ग्रेविटेशनल वर्क डन भी होगा, तो यानी वर्क डन ड्यू टू प्रेशर। तो ये वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटी नीचे पुल कर रहे हैं बट ये यहां से यहां तक जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं देखो जरा, ये जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, A1 dx1 वॉल्यूम हो गया, इंटू रो मास हो गया, है ना, इंटू जी इंटू H1 माइनस H2 लिख सकते हो, नहीं तो H2 माइनस H1 लिख के एक माइनस साइन डाल दो, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रहा है और ये H1 से H2 ऊपर गया है, तो देयरफॉर वर्क डन बाय ग्रेविटी है, ड्यू टू व्हिच देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो लेट्स से यहाँ का वेलोसिटी v1 है और सपोज यहाँ का वेलोसिटी है v2, ठीक है। सो देयरफॉर डेल्टा ke इज इक्वल टू हाफ m, यानी A1 A2 dx2 into v2 square minus half into rho भी हो, minus half into rho into A1 dx1 into v1 square, ठीक है। अब बताओ टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सबको ऐड करता हूं
तो सबको नहीं, सॉरी, इन दोनों को ऐड करता हूँ, दैट शुड बी इक्वल टू दिस। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो बहुत बड़े बड़े टर्म्स है, मैं लिखूंगा तो आने से टाइम वेस्ट होगा, जरा मेंटली ऐड करो। जरा यहाँ पे ध्यान दो एक चीज कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेज दैट द वॉल्यूम दैट इज फ्लोन हियर एट दैट सेम पॉइंट, ये वॉल्यूम भी उतना ही होगा, यानी A1 dx1 will be equal to A2 dx2। तो therefore जब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम में लगाऊंगा तो इन दोनों का समेशन हो जाएगा इसके बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों को ऐड करके लिखूंगा और राइट हैंड साइड में ये लिखूंगा, तो थोड़ा सा खुद ही इमेजिन कर लो, हर एक में A1 dx1 या तो A2 dx2, देख लो, हर एक में A1 dx1 या तो A2 dx2 है, और दोनों बराबर है, क्योंकि जितना लिक्विड यहाँ पे आगे फ्लो करेंगे उतना ही लिक्विड वहां से भी आगे फ्लो करेंगे, तो देयरफॉर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर नाउ आई कैन राइट work done due to pressure plus work done due to gravity is equal to delta KE, and then cancelling out that A1 dx1 and A2 dx2 term, तो क्या हो जाएगा ना, P1 minus P2 minus rho G into H2 minus H1 is equal to half rho V2 square minus V1 square। अब एक काम करो, वन वाले तरफ एक तरफ लिखो, टू वाले एक तरफ लिखो, तो कैसे होगा? So you get now P1 plus rho G H1 plus half rho V square V1 square is equal to P2 plus rho G H2 plus half rho V2 square, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूं P plus rho GH plus half rho V square is equal to constant। Now that is what is called as Bernoulli's principle for liquids। यानी देखो सॉलिड्स में क्या हुआ था, mgh plus half mv square is equal to constant, यही था एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। ये भी लगभग समझ लो सेम है, क्योंकि mgh को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर, देखो लिक्विड के साथ एक दिक्कत पता क्या है कि लिक्विड में ना तुम एन ब्लॉक स्टडी नहीं कर पाओ, क्यों? क्योंकि उसका एंटिटी इंटैक्ट नहीं रहता है। देखो वर्ड्स कई बार इंपॉर्टेंट होता है, आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाट आई एम सेइंग इज दैट लिक्विड को एन ब्लॉक स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विड जितना यहाँ पे ले रहे हो उसका जो शेप एंड फॉर्मेटिंग है वो यहाँ जाते जाते बदल जाता है। यानी अगर मान लो यहाँ पे अगर कोई दो मॉलिक्यूल्स बगल बगल है यहाँ पे, तो वो वहां जाते जाते बगल बगल शायद नहीं होगा, कहीं इधर उधर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लिक्विड्स तो के अंदर तो रिजिडिटी नहीं है ना। So therefore what will happen is that the molecule which was just probably adjacent to each other like this may not be in the same format when it goes there in the same way. Why? Because the area of cross section has changed. So obviously the positioning of the molecules with respect to each other also has to change slightly and accommodate that change of the area of cross section. तो यानी लिक्विड को n ब्लॉक स्टडी नहीं कर सकते जैसे हम लोग सॉलिड में करते हैं। सॉलिड में क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक बॉक्स रहता है, वो नीचे आता है, तो बॉक्स अपना एंटिटी इंटैक्ट रखता है, यानी रिलेटिवली स्पीकिंग एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में आगे पीछे नहीं होता, पर यहाँ तो होता है। तो देयरफॉर इस चीज का सैंक्टिटी क्या रहेगा एनर्जी कंजर्वेशन का। इसलिए हम लोगों ने देखो इसमें क्या किया है, एनर्जी कंजर्वेशन हैज बीन स्लाइटली मॉडिफाइड टू एनर्जी कंजर्वेशन पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे, है ना? देखो वर्क डन ड्यू टू लिक्विड क्या आता है, अगर मान लो एक एरिया क्रॉस सेक्शन ले लो, अगर यहाँ पे P होता है और अगर यहाँ पे एरिया A होता है और अगर मान लो कुछ डिस्प्लेसमेंट x होता है, तो वर्क डन क्या होगा, P into A into x, that is nothing but P into volume। So this is called as work done by pressure। तो कई बार इसको प्रेशर एनर्जी के टर्म्स में बोला जाता है। अगर तो यानी दिस इज प्रेशर एनर्जी, हो गया। So therefore प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, P itself, ठीक है। नॉट ओनली दैट, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखता हूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ m बाय वॉल्यूम इनटू v स्क्वायर, ये वॉल्यूम है यानी हाफ रो v स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी is equal to mgh, तो therefore potential energy per unit volume क्या होगा, mgh by v volume, and that is equal to what, rho gh। तो वही तो दिख रहा है, rho gh किसका मतलब क्या हुआ, potential energy per unit volume,
हाफ रो वी स्क्वायर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर पी क्या हो गया, द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देयरफॉर बर्नौलीज थ्योरम का एक स्टेटमेंट है, एंड दैट इज फॉर अ नॉन विस्कस इरोटेशनल लिक्विड। मैं मिनट से इरोटेशनल क्यों बोल रहे हो, देखो हम लोग यहाँ पे एक assumption कर रहे हैं, एंड दैट इज द लिक्विड इज मूविंग इन स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है स्ट्रेट चला गया। मिनट से अगर स्ट्रेट ना गए तो क्या दिक्कत है, अगर मान लो स्ट्रेट ना जाके अगर मान लो वॉटेक्स होंगे, जनरली प्रैक्टिकली अगर देखो तो लिक्विड में वॉटेक्स होता है, तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज फॉर अ आइडियल मूविंग फ्लूइड। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ आइडियल ही करने वाले हैं फिलहाल, सो देयरफॉर इतना स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं था, फिर भी मैं स्पेसिफाई कर क्या, फॉर अ आइडियल फ्लूइड। व्हाट इज एन आइडियल फ्लूइड, मींस नॉन विस्कस, यानी जिसके अंदर कोई विस्कस फोर्स नहीं है। विस्कस फोर्स का मतलब होता है अपोजिंग फोर्स। और इरोटेशनल मींस जिसमें वॉटेक्स फॉर्मेशन नहीं है। यू माइट से क्यों वॉटेक्स फॉर्मेशन होगा तो क्या दिक्कत है, वॉटेक्स फॉर्मेशन अगर होता है ना, in that case kinetic energy cannot be summed up just by half mv square। जरा खुद सोचो, सपोज एक सॉलिड ऐसे जा रहा है v से, और यही सॉलिड अगर घूमते घूमते जा रहा है मान लो v से, सॉरी v स्क्वायर में v से, तो क्या इसका काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। अब अगर कोई चीज सॉलिड के लिए वैलिड है तो वो लिक्विड के लिए क्यों नहीं वैलिड होगा। सोचो जरा कि अगर लिक्विड स्ट्रेट ना जाके अगर लिक्विड में वॉटेक्स भी फॉर्म हो रहा है, तो इन दैट केस तो इसके पास एक एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी होगा ना। लेकिन मैंने तो सिर्फ हाफ mv स्क्वायर लिया, हाफ रो वी स्क्वायर लिया, हाफ रो वी स्क्वायर लिया, हमने तो वो रोटेशन को तो इंक्लूड नहीं किया ना। सो देयरफॉर बर्नौलीज थ्योरम कब वैलिड होगा, फॉर आइडियल लिक्विड्स। सो इफ यू आस्क मी इन डिटेल्स कि आइडियल लिक्विड का मतलब क्या होता है, मींस नॉन विस्कस इरोटेशनल। इरोटेशनल का मतलब ये होता है कि जैसे अगर यहां से यहां जा रहा है तो कहीं ऐसे ना हो कि पता चला यहां से ऐसे जाते जाते कुछ वॉर्टेक्स भी फॉर्म, जो कि नॉर्मली होता है। कभी अगर लिक्विड को देखो ना फ्लो करते हुए देखना, उसमें ऐसे भी मूवमेंट दिखेगा, ऐसे मूवमेंट यानी सर्कुलर टाइप का मूवमेंट, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, बट हम लोग उसको आइडियल लेके डिस्काउंट कर रहे हैं। जैसे हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि हर जगह फ्रिक्शनलेस होता है, बट आधे क्वेश्चन तो हम लोग फ्रिक्शनलेस वाला करते हैं, तो इट्स लाइक दैट ओनली। तो देयरफॉर द स्टेटमेंट विल बी लाइक दिस, यानी स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम विल बी लाइक दिस, फॉर एन ideal means non-viscous irrotational flowing liquid क्या होगा, the sum of potential energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, and pressure energy per unit volume is a constant. That is the case. ठीक है। Now with that we have just managed to introduce the theorem. ठीक है, we have just managed to introduce the theorem. और देख रहे हो कैसे कनेक्शंस है, so I hope you have got a feel of it. अब इसका यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा मैं चीज ध्यान दिलाना चाहूंगा, इस दैट यहाँ पे दो टर्म्स है, P है और रो जी एच है, डोंट कंफ्यूज देम। P में देखो प्रेशर में भी तो एक फॉर्मूला आता है ना, जो पहला वाला टर्म था ना, अच्छा मिटा दिया, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो P होता है प्रेशर, वो भी तो रो जी एच ही होता है। तो ये से कुछ दो बार नहीं है, दो बार नहीं है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि जो P वाले टर्म में रो जी एच होता है, इसमें जो H है वो डेप्थ है, और जो रो जी एच वाला जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाले जो टर्म है, उसमें जो H है वो हाइट है। और हाइट और डेप्थ अलग चीज होता है। अगर ये एक लिक्विड हुआ और यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं, ये अगर ये लिक्विड है तो ये हो गया डेप्थ और ये हो गया हाइट, अगर इसको बेस लेते हो तो देयरफॉर ये दोनों टर्म्स में रो जी एच ही होता है जनरली, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये रो जी एच और ये रो जी एच सेम।
जब प्रेशर वाला रोजीएच के कैलकुलेशंस करोगे तो हमें डेप्थ से कैलकुलेट करना होता है, और ये जो रोजीएच वाला टर्म है ना, 3 टर्म में से एक जो रोजीएच वाला टर्म है वो एच हम लोग बेस से कैलकुलेट करेंगे। ये चीज, ये छोटे मोटे चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज इनवेरिएबली दिस, एंड दैट इज suppose there is a vessel is massless vessel. It has a liquid till height h and a very small area of cross section, so that area of cross section is a. By the way, a very small hole, ये terminology थोड़ा सा देख लो क्योंकि कई बार ये सब वर्ड्स तुमको मिलेंगे, ठीक है, ये terminology थोड़ा देख लो, and that is small hole is called as a orifice. Orifice is a small hole, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा है कि देखना ये जो लिक्विड है ऑब्वियसली क्या होगा ना, ये यहां से ऐसे करके बाहर आएंगे, ठीक है, so there will be some velocity also, v. This v is called as velocity of efflux, velocity of efflux. तो मान लो ऐसे एक टेबल पे रख दिया, बिल्कुल कॉर्नर पे इस तरीके से, ठीक है। सवाल नंबर 1 इज ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कितना होगा। दूसरा है व्हाट इज द म्यू मिनिमम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द वेसल। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां का दे रखा है कैपिटल, ठीक है, एंड इट इज आल्सो गिवन दैट स्मॉल a इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू कैपिटल, इट्स गिवन, ठीक है। Aditya Mathur, even before we start the discussion, has already given the answer for velocity. Actually, इसका आंसर पहली बार शायद टोरिसेली ने दिया था, और उन्होंने एक लॉजिक लगाए थे, ठीक है ना। उन्होंने लॉजिक ये लगाए थे कि देखो अल्टीमेटली यहाँ का लिक्विड यहाँ आ रहा है, तो अगर h हाइट से लिक्विड आता है, इन दैट केस क्या होता तो होना चाहिए फ्री फॉल अगर कराओ तो √2gh, so therefore this velocity must be √2gh. Though it's not a very good logic actually, ये लॉजिक बहुत अच्छा लॉजिक तो खैर नहीं है, पर ठीक है, because it worked or rather works in this particular case, so I mean he was correct at least at that time. But mind you, he was speaking at a moment or at a time frame in history when Bernoulli's theorem was not into existence. तो उन्होंने अपना कुछ लॉजिक लगाया, साइंस ऑफ थॉट्स लगाया उन्होंने, और बाय चांस सेम कंक्लूजन पे आए थे, बट दैट डज नॉट मीन दैट द कंक्लूजन इज जस्टिफाइड, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दैट वो फ्री फॉल करता है तो ऐसे होता है, दैट इज नॉट द जस्टिफिकेशन, द जस्टिफिकेशन इज डिफरेंट, जस्टिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू बर्नौली's थ्योरम, ठीक है। बर्नौली's थ्योरम लगाने के लिए क्या करना पड़ता है ना, as we do in solids also, we take 2 points, we apply energy conservation, है ना, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करें, ठीक है। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। There are more answers coming up. Rishabh Ariyant has also given the same answer. सर हाँ जी, सर हमने जो वर्क डन लिखा था वो P1A1 dx1 minus P2A2 dx2, सर वो माइनस क्या था P2 वाले में, वो भी तो पॉजिटिव वर्क कर रहा था। नहीं तो इधर वाला लिक्विड ऐसे जा रहा है और प्रेशर भी ऐसे, पर उधर वाला लिक्विड तो आगे जा रहा है ना, और प्रेशर तो ऐसे काम कर रहा है। अच्छा dx2 की डायरेक्शन में, ठीक है, dx मैंने गलती करी, ठीक है। हाँ नहीं, dx2 का डायरेक्शन तो शायद तुमने सही सोचा होगा, dx2 ऐसे होगा और P2 ऐसे, ये दोनों तरफ से लिक्विड अंदर कैसे आएगा पाइप, है ना, एक तरफ से इधर जाएगा तो दूसरी तरफ भी उधर ही जाएगा, है ना, तो इट वुड बी ऑलवेज लाइक दिस ओनली, ठीक है ना। चलो एनीवे, तो इसका जो तरीका होगा, जो लॉजिक मैंने पहले बताया वो तो खैर अच्छा लॉजिक नहीं, बट देन बाय चांस आंसर सही आ जाता है, बट इसका जो असली तरीका होगा वो ये होगा कि अगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, लेट्स से पॉइंट 1, और एक पॉइंट ठीक लिक्विड के बाहर पॉइंट 2, तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस हमें बर्नौली's थ्योरम लगाना है। इंटरेस्टिंगली पॉइंट 1 में भी देखो ऊपर प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पॉइंट 2 याद रखना वेसल के अंदर नहीं है, वेसल के बाहर है, वेसल के अंदर पॉइंट लेकर करोगे, हमें तो वेसल के बाहर का वेलोसिटी चाहिए, तो देखो पॉइंट 2 इज आउटसाइड द वेसल, तो यहाँ पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही होगा, तो देयरफॉर अगर दोनों साइड देखते हो तो क्या होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड में P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, नाउ सी, नाउ ρgh, तो अगर मैं इसको बेस लेता हूं
अगर मैं इसको बेस लेता हूँ, ये तो ρgh मतलब पोटेंशियल है, तो बेस के साथ कैलकुलेट होता है ना। तो ρgh वाला टर्म, तो ρgh, ये ρgh वाला कहां से, यहां से h हो गया, ये ρgh वाला टर्म प्लस हाफ रो। सपोज जब यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा ना, कैपिटल, तो हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पॉइंट 2 पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट प्लस ρgh वाला टर्म तो जीरो होगा, चलो जीरो लिख देता हूं, फिर जीरो प्लस हाफ रो स्मॉल v स्क्वायर। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओ तो क्या होगा ना, कैपिटल V कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल v स्मॉल a, तो कैपिटल V को स्मॉल v इंटू स्मॉल a बाय कैपिटल A, तो पी नॉट कैंसिल, और इधर हो गया ρgh इज इक्वल टू हाफ रो स्मॉल v स्क्वायर माइनस हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर का मैं लिख देता हूं एज v इंटू a बाय a का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, आई थिंक यू कैन डू इट। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh बाय 1 माइनस a स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अच्छा, अब पता है क्या है, देखो थोड़ा सा इमेजिन करो इसको जरा, या थोड़ा सा इसको एनालाइज करो। ये तो स्मॉल है और कैपिटल है, दैट्स अ वेरी एडवर्स रेशियो। कैसे, तो देखो ये जो रेडियस होगा ना स्मॉल ए का, दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो एक रियलिस्टिक कैलकुलेशन किया जाए। सपोज मेरे पास एक टैंक है, टैंक का डायमीटर क्या होता है, लगभग 1 मीटर, ठीक है। और मान लो एक कील से ऐसे करके हमने जो है एक छोटा सा होल बना दिया, उसका डायमीटर क्या होगा, 1 मिलीमीटर, चलो 2 मिलीमीटर होगा। अगर 1 मिलीमीटर लगा लेते हो लेट्स से, तो 1 मीटर वर्सेस 1 मिलीमीटर, यानी रेडियस का रेशियो कितना हुआ, रेडियस का रेशियो हो गया लगभग 10 टू द पावर 3 या 10 टू द माइनस 3, डिपेंडिंग ऑन कि किसको ऊपर रख रहे हो। तो चलो 10 टू द पावर माइनस 2 का तो ऑर्डर होना ही होना है। तो रेडियस का रेशियो अगर 10 टू द पावर माइनस 2 भी मान लो, वैसे और कम ही होगा, बट चलो कोई नहीं, 10 टू द माइनस 2 ले लो। तो रेडियस का रेशियो अगर 10 टू द माइनस 2 हुआ, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 4, उससे भी कम ही होगा। मैं तो फिर भी थोड़ा बड़ा चढ़ा के ले रहा हूं, लेकिन यहाँ पे एरिया का रेशियो भी नहीं है, यहाँ पे एरिया का भी स्क्वायर का रेशियो, देख रहे हो, यानी 10 टू द पावर माइनस 8 तक पहुंच जाएगा ये। आर यू गेटिंग इट? तो बताओ 1 माइनस समथिंग इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 8, यानी 1 माइनस 0.00000 मतलब जीरो ही लिखते जाओगे बस कुछ बचेगा ही नहीं। तो देखो दिस विल बी इन द डिनोमिनेटर, इट विल बी 0.9999999, क्या करना है, 1 ही लिखो इसको। So therefore, this will be approximated as under root of 2gh. So the velocity is not exactly under root of 2gh, but yes, it will be definitely almost under root of 2gh with a very, very small percentage error. Very, very extremely small percentage error, which can be definitely practically neglected. Surely. ठीक है ना? So that's the point. अच्छा, अब आ जाओ second question, इसको solve करो। फर्स्ट क्वेश्चन वाज एक्चुअली टू इजी, तो मैंने इसलिए ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं किया, मैंने चलो कोई नहीं मैं कर देता हूँ, और अंडर रूट 2gh के कुछ आंसर्स मुझे दिख भी रहा था, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने कुछ इंटरफियर नहीं किया। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। Shreyashi Basak has given the answer of mu is equal to mu minimum required to stop the vessel is 2. अच्छा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब इस लिक्विड से कोई लेना देना नहीं है कि लिक्विड का डेंसिटी क्या है, लिक्विड का वेसल का हाइट क्या है, या पानी कहां तक है, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेसल क्या है, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल क्या है, किसी भी चीज से मतलब नहीं है। See, when Shreyashi, when you are giving answer of 2, that means that friction coefficient which is required to stop the vessel, mu minimum, is independent of all physical attributes of the everything, vessel, पानी, height, area, सब कुछ के independent. Because when you're giving answer of 2, that is what is being suggested. चलो देखते हैं, let's wait a little bit, और देखते हैं आंसर्स कुछ आता है तो। Okay, I'm waiting now. चलो, then let me start. देखो, पहली बात तो अगर मान लो मैं एक बंदूक से फायरिंग करता हूं, सर एक मिनट बस, चलो ऐसे ही चिट-चैट डिस्कशन करते हैं। अगर मैं एक बंदूक से फायरिंग करता हूं,
तो गोली आगे निकल के जाता है और एज ए रिजल्ट हमें बंदूक का प्रेशर झेलना पड़ता है, जो कि बंदूक का रिकॉइल कहते हैं। और इसलिए जो है ना, बंदूक को यहाँ पे लगा के फायरिंग करना होता है अगर मैं राइट हैंडेड हूं, और अगर मैं लेफ्ट हैंडेड हूं तो यहाँ पे लगा के करना होता है। और बंदूक का जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर मान लो बंदूक का बट ये है, तो अगर उसको यहाँ रख दोगे ना, तो यहाँ पे खुद फील करके देखो जरा, यहाँ पे इस बोन का नाम है क्लैविकल, ये वाला बोन, ये वाला। आई होप आई एम राइट। है ना, कई बार सालों साल पढ़ते पढ़ते भूल भी जाता है इंसान नाम, तो आई होप आई एम करेक्ट कि ये जो बोन है ये क्लैविकल, और ये एक्सपोज्ड बोन, ये थोड़ा एक्सपोज्ड बोन है। और बिल्कुल देखो, तुमको लगेगा कि जैसे मैं बोन को ऑलमोस्ट टच कर, यहाँ पे देखो, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल एक्सपोज्ड बोन है। मतलब मुश्किल से इसके 1 या 2 मिलीमीटर का स्किन होगा ये बीच में, बोन और बाहर का सरफेस का मुश्किल से 1-2 मिलीमीटर का गैप होगा। अब बट को अगर यहाँ लगा दो और थोड़ा सा गैप रखो, दैट्स द डेंजरस थिंग। अगर गैप रखोगे तो क्या होगा, देखो गन तो रिकॉइल करेगा, उससे तो तुम बच नहीं सकते, ठीक है ना। अगर मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, अगर मैं राइट हैंडेड हूँ, तो ये क्लैविकल बोन हो गया, यहाँ पे अगर गैप रखोगे तो ये जाके ऐसे मार, और क्योंकि एक्सपोज्ड बोन है तो वो शॉक एब्जॉर्बर का भी काम नहीं करेगा। जैसे अगर वही चीज अगर मान लो पेट में रखो गन को, तो पेट में मारेगा जरूर, लेकिन पेट में क्या ना थोड़ा सा फ्लफीनेस है, तो वो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब बेटर कर सकता है। अनलेस द इट्स ए ट्रू स्ट्रांग ब्लो, आई मीन, तब तो इंजरी हो सकता है, वो एक अलग बात है, बट एट लीस्ट बेटर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, क्योंकि पेट में मस्कुलर एरिया, नॉट सो बोनी एरिया। इसलिए पहली बात तो बट को यहां ना रख के थोड़ा सा नीचे रखना हो, सो दैट इट हिट्स एन एरिया। अगर इस एरिया को देखते हो तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मस्कुलर एरिया, तो यहाँ पे इट गोज ऑन हिटिंग, और थोड़ा सा इनिशियली 1-2 बार झटका लगता है। मैंने भी एनसीसी ज्वाइन किया तो देखा था कि बट मेरे एक फ्रेंड का लगा था, लेकिन जबरदस्त, और उसका तो एक्सरे वेक्सरे करना पड़ा था। वो अलग बात है कि बाद में फ्रैक्चर लिखना नहीं, बट इतना दर्द हुआ था और वो इतना ज्यादा दर्द पे परेशान था एक दिन कि हमें तो लगा कि शायद उसका ये टूट ही गया, बट देन एक्सरे के बाद पता चला कि ये टूटा तो नहीं है, बट दर्द काफी हुआ था। तो हम मतलब ऐसे नहीं कि मैं कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, बट हमने फील किया था, और यहाँ पे आके ठीक ठाक लगता है। तो पहले 1-2 बार तो ऐसे ऐसे लगा कि भाई छोड़ दो यार, चलो यहाँ से, लेकिन फिर होता ना कि जब ग्रुप में रहते हो तो छोड़ के चले जाओ तो थोड़ा डरपोक माना जाएगा, तो इसलिए 1-2 बार झेल लिया, और उसके बाद 3-4 बार बाद नॉर्मल लगा, तब मजा आ रहा था, ठीक है ना। इट वाज लाइक हिटिंग लाइक दिस हियर, एंड इट वाज नाइस फीलिंग। फायरिंग करो तो एक अच्छा भी लगता है। ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि कुछ भी हो, कॉलेज जब जाओगे तो एक चीज जरूर करना, वो है एनसीसी अगर है कॉलेज में तो जरूर ज्वाइन करना, ठीक है ना। और एक तो उससे क्या होता है ना, एक तो मिलिट्री लोगों के साथ थोड़ा सा मिलो तो उसके कुछ प्लस माइनस है वैसे, और एक प्लस ये है कि देखना बड़े हीरोपंथी में वो लोग थोड़ा सा वो करते हैं, देखना बड़े अच्छे से स्टोरी सुनाएंगे, अरे मैं इस बॉर्डर में गया था, वहां पे माइन था, है ना, और पाकिस्तान वाले आ गए थे, ये वो बड़ा अच्छा स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। तो दैट्स द पॉजिटिव पार्ट। लेकिन एक थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट भी है, अब तुम लोग बड़े हो तो शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, दैट इज व्हाट देयर लैंग्वेज इज लिटिल फाउल एट टाइम्स। बड़े गाली गलौज से बातें करते हैं, अब चलो अब क्या कर सकते हो, ठीक है ना। सो इफ यू जॉइन एनसीसी यू विल गेट एन एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स, ड्राइविंग ए ट्रक, ठीक है ना, प्लस ड्राइविंग सेवरल थिंग्स इन फैक्ट। और ये तो मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, आई एम श्योर आजकल तो और अच्छे अच्छे मॉडर्न वॉरफेयर के भी चीज मिलेंगे, हो सकता है तुमको AK-47 फायर करने को मिले, क्या पता। ठीक है ना। ओके, ओम सेज की लेफ्ट वालों की तो हालत खराब हो जाती है, ऊपर ज्यादा रखो तो हड्डी में, और अगर नीचे रख दो तो दिल में। देखो दिल में चोट जो है ना बंदूक से नहीं लगता, उतना नहीं होता, और कोई यहाँ थोड़ी फायरिंग कर रहा है ऐसे कर, है ना। और आजकल तो रिकॉइल लेस गन भी आता है, जिसमें क्या होता है कि बंदूक जब फायर करता है तो उसका एक वो आता है स्लिंग टाइप का पीछे से, जो कि बाहर आता है, और बड़ा सा मोटा सा होता है, तो लाइक वो लगभग एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आजकल देखा होगा कई बार मूवीज वूवीज में, देखना ऐसे ऐसे भी फायर करते हैं, सो दोज आर रिकॉइल लेस गन, ठीक है ना। तो नॉट, आई वोंट से रिकॉइल लेस गन, बट देन दैट्स हाउ दे आर कॉल्ड, आई मीन, बट उनके रिकॉइल बहुत कम होता है, तो लाइक यू कैन इवन एब्जॉर्ब इट विद द हैंड इटसेल्फ। एनीवे आई थिंक वी आर गोइंग आउट ऑफ टॉपिक। तो जो मैं कह रहा था इज दैट जैसे बंदूक में फायरिंग करते हैं तो एक रिकॉइल मिलता है, यहाँ पे भी तो फायरिंग ही हो रहा है, बस पानी का फायरिंग हो रहा है। तो अगर मान लो सोचो कि अगर मोमेंटम रहते हुए अगर हम रोकते हैं तो अगर एवी स्क्वायर होता है, तो उस मोमेंटम को क्रिएट करने के भी तो एवी स्क्वायर ही चाहिए, सी लॉजिकली। सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल
व्हाट इज द बैक थ्रस्ट, एफ बैक थ्रस्ट कहते हैं इसको। वो क्या होगा, ए वी स्क्वायर रो, ए मतलब हो गया स्मॉल ए, वी स्क्वायर ये हो गया इंटू रो, यानी ए 2gh इंटू रो, ये हो गया बैक थ्रस्ट। और इस बैक थ्रस्ट की वजह से क्या होगा, इस वेसल को पीछे जाने का टेंडेंसी होगा, तो उसको कौन रोकेगा, म्यू एन। सो देयरफॉर दिस मस्ट बी स्टॉप्ड बाय म्यू मिनिमम इनटू एन। अब एन क्या होगा ना, इस केस में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते क्या होगा, वेट ऑफ द लिक्विड, क्योंकि मैंने मासलेस वेसल बोला, तो वेट ऑफ द लिक्विड क्या होगा, ए एच रो जी, तो ए एच रो जी इसके बराबर, यानी म्यू मिनिमम का वैल्यू आ गया इक्वल टू 2 स्मॉल ए बाय कैपिटल ए। देखो दिस इज द, हाँ गर्भ ने आंसर दे दिया, दैट इज 2 स्मॉल ए बाय कैपिटल ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा और भी दिया है, आदित्य माथुर ने भी दिया है उसके पहले, ठीक है ना, एक्चुअली ना कुछ चीजें ऊपर चला जाता है, ठीक है। चलो आई थिंक दीज वर द टू आंसर्स दैट वर करेक्ट, पहले आदित्य माथुर ने दिया और फिर बाद में गर्भ ने भी दिया, चलो ठीक है। यानी म्यू मिनिमम विल बी इक्वल टू 2 स्मॉल ए बाय कैपिटल ए व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द वेसल फ्रॉम मूविंग। और अगर नहीं होगा तो इन दैट केस क्या होगा, वेसल को थोड़ा सा पीछे से देखना, स्लाइड करते हुए तुमको दिखेगा, ठीक है। सो दैट्स द केस। देखो ये जो एवी स्क्वायर रो है, आई मीन कभी कभी ना मूवीज बड़े अच्छे बनते हैं, पार्टली साइंटिफिक भी बनता है। एक पुराने मूवी में चार्ली चैपलिन इज गिवन अ होस पाइप टू कंट्रोल है, और वैसे भी उसका हाइट थोड़ा कम है, होस पाइप में से बहुत जबरदस्त रेट से पानी निकलता है और वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता है उसको, मतलब वो पूरा ऐसे से हिलता डुलता रहता है और उसके आसपास बड़ा, मतलब इट्स अ सीन बाय इटसेल्फ। तो कभी जस्ट टाइप करके देखना यूट्यूब में चार्ली चैपलिन होस पाइप इस तरीके से, या कुछ है ना वाटर पाइप, कुछ इससे देखो, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सी सम मूवीज, आई मीन यू विल गेट टू नो how much of a force, massive force one has to handle while handling the hose pipe that is there for fire control, fire and all. So it's a very powerful force. In fact मैंने तो खैर सामने भी देखा है, मैंने देखा है कि जब इसको स्टार्ट करना होता है ना, तो पाइप को ना 2-3 जने मिलके पकड़ते और एक जने वाल्व को सडनली नहीं खोलते, तो बहुत पावरफुल पंप से इसको पंप किया जाता है वाटर को, सो दैट इट रीचेस द टॉप। एंड कई बार होता है ना आग जलता है तो ऊपर तक पहुंचाना होता है पानी, तो वो क्या करते हैं, वाल्व को धीरे धीरे खोलते हैं, उसके बाद भी मैंने देखा है कि पाइप को 2-3 जने मिलकर पकड़ते हैं, वो शेक करते हैं, इतना हिलता है, मतलब इतना फोर्स। फिर जब वो कंट्रोल में आ जाता है, धीरे 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 उसको एंगल बनाते हैं और फिर टारगेट को हिट करते हैं। जब टारगेट पे पहुंच जाता है पानी, अब पानी को वहीं पे मान लो कंटिन्यूअसली देना है, तो इन दैट केस वो 2-3 जने मिलके करते हैं, फिर एक एक करके धीरे धीरे छोड़ते हैं, तब जाके एक को स्टेबल पकड़ना आता है। अदरवाइज अगर एक को दे दोगे ना अकेले, तो शायद वो वहां तक कंट्रोल करके नहीं ले जा पाएगा, इतना ज्यादा वो हिलता डुलता रहता है। सो वाटर इज एक्चुअली मैसिव फोर्स, ठीक है। एनीवे उस पे डिस्कशन में किया था, सुनामी एंड ऑल, दैट यू वुड बी नोइंग। अच्छा इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर, सपोज आई से, आई मेक अ लिटिल स्लाइट चेंज इन द क्वेश्चन, एंड दैट इज, सपोज आई से दो लिक्विड्स है, इसका हो गया 2h रो और इसका 3h 2 रो, और इस बार वेसल का भी मास है, so the mass of the vessel is suppose 6a rho g, ये mass of vessel. Question is what is the back thrust and so on. The question is the same actually. What is the velocity, ठीक है, and mu minimum, ठीक है। अब तो उसी मॉडल पे क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो, जल्दी करो, आंसर्स आ चुके हैं। दिस टाइम वी विल अप्लाई Bernoulli's theorem across 2 points, and mind you, you have to apply it for within the same liquid, and there is a reason is that across liquids अगर करोगे तो सेम वॉल्यूम पे सेम मास नहीं होगा, इसलिए Bernoulli's theorem जब हम लगाएंगे तो जो 2 पॉइंट सिलेक्ट करना होता है वो हम सेम लिक्विड में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, सेम लिक्विड्स में सिलेक्ट करेंगे। तो यानी अगर मैं तुमको बोलता हूं भाई यहाँ पे लगा लो, 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 यहाँ पे, तो अगर मैं चॉइसेस देता हूँ 1 2 3 4 5 6, and of course here is the second point,
In that case 4, 5, 6 में से कोई सा भी ले लो and point, let's say call it as 7 and 7. So this is how we are going to select point. तो 4 और 5 और 6 में से कोई सा भी ले लो चलता है और 7. So that is how the selection will be. But the point is that why should we make it complex? I think fourth point is the easiest to handle. So we are applying Bernoulli's theorem between points 4 and 7. Don't select it between 1 and 7 या 2 and 7 या 3 and 7. No, क्योंकि वो अलग अलग लिक्विड्स हो जाता है. हम सेम लिक्विड में 2 पॉइंट्स लेके बर्नौलीज थ्योरम वो करेंगे. ठीक है. Now you might say क्यों अगर अलग लिक्विड है दिक्कत क्या है? देखो याद करके तो जब हमने बर्नौलीज थ्योरम प्रूव किया था तो दोनों तरफ डेंसिटी हमने कैंसिल किया. याद आ रहा है ना? तो अगर तुम अलग अलग लिक्विड्स में करोगे तो डेंसिटी कैंसिल तो हो ही नहीं सकता अगर मान लो अलग अलग लिक्विड में पॉइंट लोगे तो therefore we are supposed to use it for points within the same liquid. ये चीज ठीक है. Aryant, I hope you have got the answer now because you are asking कि भाई सेम लिक्विड क्यों ले, हम क्रॉस लिक्विड्स ले लेंगे. प्रॉब्लम वही है कि जैसे मैंने बोला कि वो रो फिर कटेगा है ना, तो फिर हमें दोबारा रीफ्रेम करना पड़ेगा इक्वेशन. इसके रहने. फोर्थ पॉइंट, तो यहाँ पे प्रेशर हो गया P नॉट प्लस रो जी एच, बोलते ये वाला एच, तो रो जी एच प्लस हाफ रो कैपिटल वी स्क्वायर. इसको तो नेग्लेक्ट ही करेंगे, यहाँ का जो कैपिटल वी है ना, वो तो पिछले बार भी नेग्लेक्ट ही किया था. इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओ अच्छा एक टर्म तो रह गया, ये प्रेशर वाला टर्म आया, हाफ रो वी स्क्वायर कैंसिल कर रहा, प्लस रो जी एच. अब जो एच यूज होगा वो ये वाला होगा, तो रो जी एच मतलब 2 रो इंटू जी इंटू 3h, यानी 2 रो इंटू जी इंटू 3h इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ रो जी एच वाला टर्म तो होगा नहीं बिकॉज वी आर टेकिंग दिस एज द बेस, तो यानी इसका तो होगा नहीं है ना, प्लस 0 प्लस हाफ इंटू रो मतलब 2 रो इंटू वी स्क्वायर. दैट्स इट. तो पी नॉट तो चलो कैंसिल हो गया, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रो जी एच एंड 6 रो जी एच, 8 रो जी एच. यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 8 gh, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 gh. ये हो गया. ठीक है. सो 8 इज द करेक्ट आंसर. एक बार चेक कर लो. राइट. अच्छा एक चीज और देखो, वो ये कि बैक थ्रस्ट इस बार क्या आएगा, तो इस बार जो बैक थ्रस्ट आएगा F बैक थ्रस्ट वो आएगा A v स्क्वायर इंटू रो इस बार ध्यान रखना 2 रो है, रो नहीं है. Now that is equal to mu minimum into ये वाला लिक्विड कितना है 2a रो h. तो अगर मैं a रो h कॉमन ले लूं है ना, a रो h अगर कॉमन ले लूं, एक्चुअली ना यहाँ पे एक चीज मैंने गलत दिया, ये a रो g दिया गलती से, ये h होगा, मैंने गलती से g दिया. ऑब्वियसली वो डायमेंशनली गलत होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, h होगा. ठीक है ना. तो अगर a रो h कॉमन ले लो तो इसका आ गया 2 प्लस इसका आ गया 6 और उसका 6, तो 6 प्लस 6, तो यानी 14 a रो h और इधर हो गया 16 करके. तो आई थिंक रो म्यू मिनिमम इनटू g ऑब्वियसली. तो आई थिंक रो जी एच तो कैंसिल हो गया है ना, रो जी एच कैंसिल हो गया, कैपिटल ए हो गया उधर 14 और इधर 16, तो यानी म्यू मिनिमम इज इक्वल टू 8a by 7a. इस बार म्यू मिनिमम हो जाएगा 8a by 7. वो मैंने गलती से यहाँ पे g h g दे दिया था गलती से. ठीक है ना, वो ठीक कर लो. ठीक है. आई थिंक नाउ आर्यंत एंड ओके ध्रुव सेज कि मैंने एक्चुअली क्वेश्चन लिखने में गलत कर दिया. हाँ चलो कोई बात नहीं. सी इफ यू आर अडॉप्टिंग द करेक्ट मेथोडोलॉजी तो बी assured that you are on right track. Don't worry. बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर मिस्टेक भी हुआ तो क्या दिक्कत because then you will also learn, as I said, वो एडिसन का याद है ना कि जब एडिसन को पूछा गया कि बल्ब आपने तो इतने बार फेल करके एक बार बल्ब बनाया, तो आपका तो इतने फेलियर और इतना एक ही सक्सेस. तो एडिसन ने क्या बताया, तो तुम लोगों ने बुक में ही पढ़ा है, एनसीईआरटी में भी था आई थिंक.
9th या 10th के बुक में, कि अब मैं सिर्फ एक मेथड ऑफ मेकिंग बल्ब नहीं जानता हूँ, सिर्फ मैं 18 मेथड ये भी जानता हूँ कि बल्ब नहीं बनाने का क्या क्या तरीका होता है, या बल्ब गलत बनाने का क्या तरीका होता है, या बल्ब बनाते हुए गलती करने का क्या क्या तरीका होता है, so that अब जब मैं नेक्स्ट टाइम में बनाऊंगा तो वो गलतियां नहीं करूंगा. So I think we all learn from mistakes as well as from correct answers. Then mu minimum is equal to 8 small a upon 7 capital A. हाँ जी. और अगर जो लाइन है जो सेपरेट करी है दो लिक्विड्स को, अगर मैं वहां पे एक पॉइंट लूं तो रो तो नीचे वाले लिक्विड का लेंगे ना, 2 रो. हाँ जी. ठीक. मतलब देखो बेसिकली हमने उसी लिक्विड में कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट भी चलेगा, पर ये वाला पॉइंट का मतलब हो गया फिर वो वहां से कितना ऊपर नीचे है एंड ऑल दोस थिंग्स अननेसेसरी हेडेक ऑफ कैलकुलेशन. इसलिए हमने एक अच्छा पॉइंट सिलेक्ट किया, दैट इज 4, व्हिच इज जस्ट बिलो द इंटरफेस ऑफ द लिक्विड. इट हैज टू बी विद इन द सेम लिक्विड. ये चीज है और कोई बात, ठीक है ना. चलो लेट्स मूव ऑन अभी. अच्छा, ये जो वेसल में से पानी निकल रहा है, इस चक्कर में क्या होगा, वेसल धीरे धीरे वेसल के अंदर धीरे धीरे पानी कम होता जाएगा. तो लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, सपोज there is a very small hole through which water is falling out, and initially the height is suppose h. ये initial height, ठीक है, और इसमें से निकल जा रहा है, तो ये कैपिटल ए दिया हुआ है और ये स्मॉल ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है. क्वेश्चन इज फाइंड टाइम टेकन फॉर हाइट, है ना, to become half and to become empty. जल्दी करो. यानी देखो इसका लेवल गिरता जाएगा, गिरते 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 कभी ना कभी इसका लेवल आधा हो जाएगा. उसमें कितना टाइम लगेगा, और फिर पूरा खत्म हो जाने में यानी पूरा लीक करके बाहर आ जाएगा, इसमें भी कितना टाइम लगेगा. ठीक है, गो अहेड. And also draw the graph of height versus time. Also draw the graph of height versus time. Initial तो obviously है ना, ये h होगा और ये t है, और फाइनल 0 होगा ऑब्वियसली, है ना. वैसे एक चीज देखो, जरा ग्राफ बनाओ, जरा ग्राफ पहले बनाओ, चलो ग्राफ पहले बनाओ. मैथमेटिक्स बाद में करो, ये दोनों बाद में सॉल्व करो. थर्ड वाला जो क्वेश्चन है यानी ग्राफ, इसको पहले बनाओ, और ग्राफ फिजिक्स के फील्ड से बनाओ, एंड व्हिच इज प्रीटी पॉसिबल है. फिजिक्स के फील्ड से बनाओ. 5 seconds to think. Let me extend the time to 10 seconds. ठीक है, चलो टाइम इज ओवर. लेट मी ड्रॉ द ग्राफ नाउ. द ग्राफ विल बी लाइक दिस. नाउ यू माइट सी किस बेसिस पे बना है. मैं जरा खुद सोचो, इनिशियली इसका हाइट ज्यादा है, तो अगर हाइट ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होता है, √2gh, यानी बहुत जल्दी जल्दी से पानी निकलेगा. तो अगर जल्दी जल्दी से पानी निकलेगा तो ऊपर का जो हाइट है वो जल्दी जल्दी से घटेगा. पर जब हाइट घट जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसी हाइट के ऊपर स्पीड डिपेंडेंट है, तो वो स्पीड भी घट जाएगा. तो देयरफॉर हाइट विल नो डाउट फॉल, बट द रेट ऑफ फॉल ऑफ हाइट इज लार्जर इनिशियली एंड स्लोअर फाइनली. तो इसलिए देखो लार्जर इनिशियली तो जल्दी जल्दी फॉल कर रहा है, फिर बाद में देखो धीरे धीरे फॉल कर रहा है, और करते करते अल्टीमेटली हाइट 0 हो गया उस समय जब वेसल पूरा एम्प्टी. सो देखो द लॉजिकल एस्पेक्ट कैन गिव यू द ग्राफ डायरेक्ट, ठीक है ना. तो वो चीज है. लेकिन अगर एग्जैक्ट नेचर पूछोगे कि कौन सा फॉर्मूला का ग्राफ है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का ग्राफ है, दैट ऑफ कोर्स विल रिक्वायर मैथमेटिक्स व्हिच यू आर सपोज्ड टू डू. एक आंसर आ चुका है, दैट इज अरिहंत इज गिवन 2√2 - 1 into √h upon 2√g. That's the I think answer to the first question. चलो देखता हूँ. पहली बात तो ये जिस वेलोसिटी से जा रहा है, ये जिस वेलोसिटी से जा रहा है, तो लेट अस से दैट इज v, that will be equal to √2gy. तो सपोज मैं कहता हूं कि किसी टाइम इसका घटते घटते हाइट हो गया सपोज y, तो वेलोसिटी आ जाएगा
है ना। अच्छा, AV इज इक्वल टू AV, तो यहाँ का वेलोसिटी अगर कैपिटल V है तो डेफिनेटली वी कैन राइट A कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल a स्मॉल v इज इक्वल टू स्मॉल a इनटू √2gy। तो कैपिटल V इज व्हाट, माइनस ऑफ dy dt, यहाँ का वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा फिर ना, A इधर चला गया इज इक्वल टू A बाई कैपिटल A इनटू √2g इनटू y टू द पावर हाफ, y टू द पावर हाफ, ठीक है। और इसमें माइनस इसमें डाल रहा हूं इसलिए क्योंकि y का वैल्यू एक्चुअली घटता जा रहा है, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली dy dt, इट इज माइनस ऑफ dy dt। ध्यान रखना इस थोड़ी सी चीज, बस आई थिंक दैट्स इट। यानी y टू द पावर माइनस हाफ dy इज इक्वल टू a √2g y कैपिटल A dt 0 टू t h टू y। हाँ, माइनस तो हो गए, अब माइनस हाफ को इंटीग्रेट करो तो प्लस हाफ हो जाता है बाय हाफ, तो ऊपर 2 हो जाएगा विद माइनस साइन, यानी माइनस ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ वाई। तो अंडर रूट ऑफ वाई में लिमिट्स पुट कर दो, तो अंडर रूट ऑफ वाई माइनस अंडर रूट ऑफ एच इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ 2g बाई कैपिटल ए इंटू टी। तो यानी टी कितना आ गया ना, इसको उल्टा कर लो तो इन दैट केस बनेगा 2a बाई a इंटू √2g इंटू रूट अंडर h माइनस रूट अंडर y। बस, तो अगर पहले वाले में हाफ करना है तो y की जगह पुट कर दो h/2, यू विल गेट द आंसर। और अगर एम्प्टी करना है तो मैं एम्प्टी का टाइम निकाल देता हूँ, हाफ पे खुद निकाल लेना। एम्प्टी का टाइम कितना हो गया ना, एम्प्टी का टाइम हो गया √h माइनस y का वैल्यू 0, तो √h ही रहेगा, तो यानी रूट अंडर 2h/g यानी इक्वल टू a बाई a इंटू रूट अंडर 2h/g। देख लो, हाँ वही आ गया, ठीक है। ये सेकंड पार्ट का है। फर्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हाफ करने में जो लगेगा वो है रूट अंडर h/2, तो है ना, √2 अगर वैसे कर लो तो √2h माइनस h, तो h √h कॉमन लो तो √2 माइनस 1 और √2 कैंसिल हो जाएगा इधर, तो √2 माइनस 1 यानी हाफ होने में 2 इंटू a बाई a इंटू √g, नहीं 2 तो खत्म ही हो गया, इंटू √2 माइनस 1 इंटू √h, ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। देख लो हाफ होने में मतलब, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो ध्यान से देखो। आई होप यू आर गेटिंग द आंसर। Aryanth has given an answer. I hope that is correct. I mean, I think थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, but I think वही आ रहा है शायद, नहीं थोड़ा सा अलग आ रहा है, यहाँ पे हल्का सा अलग आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा अलग आ रहा है तुम्हारा आंसर। चलो एनीवे, अब देख लिया होगा हाफ का आंसर क्या आता है, वो टैली कर लो, ठीक है ना। अच्छा, यू टुक वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स बाय मिस्टेक। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स को dy dt पुट कर दिया, ओह तब तो क्या मिस्टेक, तब तो मिस्टेक आएगा, चलो कोई, बट एटलीस्ट नाउ यू गॉट अ फील एज टू व्हाट हैज टू बी डन, ठीक है ना। अच्छा, ये सब, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमने ये लिया है a इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल, तो वो assumption इसमें भी यूज किया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यही चीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही चीज है, बट सपोज मैं कहता हूं कि एक कोन है मेरे पास, और एज यूजुअल तो इसका इनिशियल हाइट पूरा भरा हुआ है, पूरा कोन भरा हुआ है पानी से, और इसका रेडियस r है, कैपिटल R है, और इसका एरिया बहुत छोटा सा है, वेरी स्मॉल एरिया, स्मॉल, वेरी स्मॉल, ए इज वेरी स्मॉल, ठीक है। और इसका हाइट h है, और पानी यहां से निकल रहा है, तो क्वेश्चन वही है कि एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा, फिर आधा होने में कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन वही है, कोई क्वेश्चन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है ना, वही चीज। चलो गो अहेड, ए इज वेरी वेरी स्मॉल,
अब आंसर्स कम आ रहा है आज, लगता है ठंड में सब लोग जो है ठीक है. So treat this area very small and not like this as a frustum. That's what I say. होमवर्क क्वेश्चन और दे देता हूं, और वो है एक हेमिस्फीयर, और इसमें भी ऐसे ही है. दिस इज वेरी स्मॉल एरिया, और इसमें भी ऐसे ही है, पानी है मान लो, है ना, और इसमें से भी जेट निकल के जा रहा है. तो यू टू फाइंड आउट, और रेडियस वेडियस अपने आप ले लेना, वो तो बताइए. ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा एज द हाइट स्लोली कम्स डाउन. ठीक है, कितना टाइम लगेगा. ठीक है, चलो, आई थिंक now I've given sufficient time, so let me make a start. ठीक है, इस बार कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि अगर मान लो इसका हाइट यहाँ पे y है, सपोज अगर ये y है सपोज, तो देखो y और इसका जो रेडियस होगा, है ना, तो मैं लिख सकता हूं y by small r is equal to h by capital R. तो यानी स्मॉल r at any height निकल गया, and that is y into capital R by h. अच्छा, एक चीज और भी है, इज दैट नाउ यू माइट से कि लेकिन ये एग्जैक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि आपने कोन के वर्टेक्स तो थोड़ा सा काट दिया है. दैट्स व्हाई आई सेड दैट इट्स वेरी वेरी स्मॉल, दैट्स नेग्लिजिबली स्मॉल. वो जो कट किया ना वो वेरी स्मॉल, तो ही हम लोग ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन लिख पा रहे हैं. अदरवाइज तो फिर वो फ्रस्ट्रम वाला चला गया, फ्रस्ट्रम वाला गया मतलब समझ लो कि इंटीग्रेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इट वोंट बी अ वेरी फीजिबल इंटीग्रेशन टू डू. दैट्स व्हाई आई सेड दैट दिस इज अप्रोक्सीमेशन. अच्छा, अब तो सेम प्रिंसिपल, अगर मान लो y है तो यहाँ पे जो पानी निकल रहा है वो है √2gy. As usual, area of cross section लेके, यानी small a into v, that is √2gy will be equal to, यहाँ का अगर मान लो velocity capital V है, is equal to capital V into pi into r square. ये वाला r का स्क्वायर है ना, ये वाला r का स्क्वायर. तो r का स्क्वायर मतलब हो गया y r by h का स्क्वायर. देखो, और कैपिटल V को क्या लिखेंगे, dy dt है नहीं, यानी मैं लिखूंगा dy as usual with a minus sign, तो यानी dy by dt is equal to minus of a √2g h square by r square by pi also. ठीक है ना, dy dt is equal to minus of a into √2g into h square by pi r square into y to the power हाफ इधर है और y to the power -2 इधर है, तो यानी y to the power -3/2. तो यानी मैं लिख सकता हूँ y to the power 3/2, ठीक है ना, y to the power 3/2 dy is equal to minus of बाकी a into √2g into h square by pi r square into dt. अब इसको बार बार क्या लिखना है, इसको मैं कुछ k लिख दूंगा, बाद में लिख लेना अपने आप, 0 to t, और ये हो जाएगा h to y. ठीक है ना. अब ये तो हो जाएगा 5/2 वाला, तो यानी इसका इंटीग्रेशन करता हूं मैं, ये हो जाएगा y to the power 5/2 upon 5/2, तो यानी 2/5 into y to the power 5/2 minus h to the power 5/2, है ना, is equal to kt minus kt. तो t हो जाएगा 2/5k into h to the power 5/2 minus y to the power 5/2. That's it. तो अगर मान लो empty का करते हो, empty वाला करते हो, तो y के तो जगह 0 पुट करेंगे, तो 2/5k, so t is equal to 2/5k, तो 5k तो हो गया 5 into a into √2g into h square और pi r square into
h to the power 5 by 2. तो h to the power 5 by 2 और h का स्क्वायर ऑलरेडी है, यानी रूट अंडर h. नहीं सॉरी, ये गलत हो गया. k तो ऊपर आएगा ना, h स्क्वायर और h by 2g के साथ. ठीक है. रूट अंडर एच आर. ठीक है, तो दैट इज योर एम्प्टी. और अगर हाफ करना होगा तो इन दैट केस क्या होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा h कॉमन जाएगा, तो फिर आएगा तो यही वाला टर्म. तो ये 2 पाई r स्क्वायर अंडर रूट ऑफ h अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ और 5a रूट अंडर 2g कॉमन लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 to the power minus 5 by 2. 2 to the power minus 5 by 2. बस ये, ठीक है ना. So that's the expression. I think some of you already have written an answer. Sainya has given an answer and so has Som also. है ना. तो कुछ आंसर आया हुआ है, बट अभी क्योंकि फॉर्मेटिंग बड़ा है, तो आई थिंक यू ओनली कंपेयर. आई एम नॉट कमेंटिंग वेदर इट्स राइट और रॉन्ग. यू ओनली कंपेयर. तो लाइक देख लो अच्छे से. एम्प्टी करने के लिए क्या किया मैंने, y की जगह 0 पुट कर और आधा करने के लिए y की जगह h by 2. तो आई थिंक h by 2 पुट करो तो वो तो अभी भी कॉमन ही जाएगा. तो 1 minus 1 by 2 to the power 5 by 2 which is to the power minus 5. बाकी अपने आप आंसर निकाल लो, है ना. एंड सो ठीक है. चलो, आई थिंक वी हैव जस्ट क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ टुडेस टाइम. So enjoy this small holiday which is like tomorrow and then 2 more days. Christmas being a holiday occasion, I hope there are no classes tomorrow. This is what I feel. और बाकी नेक्स्ट वीक तक जो है ना, हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो ऑब्वियसली खत्म हो ही जाएगा. आई थिंक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में 2-3 और लगेंगे या 3 दिन और लगेंगे, ठीक है ना. 3 क्लास और लगेंगे. लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे विल बी ओवर विद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्सडे फ्राइडे वी विल बी डूइंग थर्सडे फ्राइडे पूरा मिलेंगे या शायद थर्सडे तक मिल पाएंगे. विल बी डूइंग हीट. विल स्टार्ट विद हीट, ठीक है ना. चलो, so that's it for today. We'll carry on and with weekend coming up, तो like I hope you are keeping up with your diary noting कि हाँ कितना progress हुआ है और नहीं हुआ है. देखो कुछ चीजें ना थोड़ा सा बोरिंग होता है, रूटीन होता है, ड्राई होता है, अनअट्रैक्टिव होता है या नॉन अट्रैक्टिव होता है, I understand. But keeping a tab on one's progress is extremely important. So don't be lazy on that front and keep tracking yourself कि मैंने कितना किया है इस हफ्ते में और अगले हफ्ते पे मेरा टारगेट क्या होगा, ठीक है. So with that message, let's end here. We will continue next class. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. Have a good day.